कि रोजाना की बुनियाद पे हमें जानलेवा धमकियां मिलती थी कि आपको अब मार देंगे। 2 दिन की भूख हड़ताल भी करते हैं मैं और राय गुलाम अली, और ये डिमांड करते हैं कि जनाब हमें आप यहाँ पर बंद ना करें। राय साहब से सवाल किया जाता है कि आप नून लीग की कवरेज क्यों नहीं करते, और मुझसे सवाल ये होता है कि आप मरीम नवाज को टिकटॉकर कह के क्यों पुगला। मुझे फिर इमरान अमान साहब कहते हैं आपने तौहीन मरीम नवाज की है, आप माफी मांगे, आप माफी मांगे। ये बार बार उनकी ये जबान पे होता है। तो वहां पर तमाम जो लोग थे वो मुझे पकड़ के, सिविल वर्दियों में होते हैं लोग, वो मुझे पकड़ के लेके जाना शुरू कर देते हैं और मुझ पर ज़दोकोब किया जाता है। तकरीबन मुझ पर 20 मिनट तक ज़दोकोब किया जाता है, मुझे लिटाकर मारा जाता है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मुझे मार के वो थक जाते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ मेरा जुर्म क्या है। जमीन जो थी वो तर थी, गीली जमीन पर नवंबर की सर्दी में हमें बिठा दिया जाता है। गीली जमीन पे हम लोग पूरी रात अपनी गुजारते हैं। आमरीत नंगी हो चुकी थी नाज़रीन किराम और बालिबास होने का दावेदार थी, इसलिए हम पे एक झूठे मुकदमे पर शफीकाबाद की एक पुरानी एफआईआर जो पीटीआई की थी उस पे हमें डालकर जनाब आला अगले दिन यानी 26 नवंबर को हमें भेज दिया जाता है। मंजर गिल की अदालत एटीसी में पेश किया जाता है। हमारे मुंह पे कपड़े होते हैं, काले कपड़े, और हमें पेश किया जाता है मंजर गिल साहब की अदालत में। मेरा कलम जमानत है आप लोगों की, और इंशाअल्लाह ताला आगा शेख सरवर जब तक जिंदा है ये आपको झूठ नहीं दिखाएगा। चाहे मुझे जितनी तकलीफें झेलनी पड़े, चाहे मुझे इतनी मार खानी पड़े, मैं कभी भी अपनी कौम को झूठ नहीं दिखाऊंगा। सच बोलूंगा, सच दिखाऊंगा, और हुसैन के इनकार की तरह डट जाऊंगा कि तौहीने मलका आलिया जारी रहेगी, तौहीने बादशाह सलामत जारी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 31 दिनों का ये सफर जो मेरे लिए सबर आजमा था, इंतहाई तकलीफ दे सफर था, लेकिन जब मैं रिहा होकर वापस आया, मेरी रिहाई मुमकिन बनी, तो मैंने देखा कि आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे लिए आवाज उठाई थी, राय गुलाम अली के लिए, मेरे लिए, और अब नाज़रीन किराम सरहाब बरकत के लिए हमें आवाज उठानी है। जिस तरह से आप लोगों ने हमारे लिए आवाज उठाई थी, यकीन जानिए ये मेरे ऊपर जिंदगी भर का कर्ज है, और इससे हमारी जिम्मेदारी और मजबूत हो जाती है। आजादी सहाफत का ये सफर इंतहाई मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक खून का मुझ में आखिरी कतरा है, वो भी गवाही देगा कि मैं अपनी आवाम को झूठ नहीं बेचूंगा, अपने ज़मीर का सौदा नहीं करूंगा, इनकार की तरह डटूंगा, इमाम हुसैन की तरह, और यजीद की बैत नहीं करूंगा। 31 दिनों के इस सफर में यकीनन तौर पर ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन जिस तरह से आप तमाम लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, इसकी एक बड़ी फहरिस्त है। अगर मैं उनके नाम लेना शुरू कर दूं तो एक बहुत लंबी फहरिस्त आ जाएगी। जिस तरह से तमाम सहाफ़ी बरादरी ने मेरा साथ दिया, जिस तरह उन्होंने आवाज़ उठाई, यकीन जानिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज नाज़रीन किराम मैं आपके सामने तमाम वो किस्सा रखूंगा क्योंकि आपके बड़े सवालात थे, बहुत सारी चीज़ें थी आपकी कि आखिर मुझे उठाया क्यों गया, आखिर उस आरओ के दफ्तर में वो वाक़या कैसे पेश आया, ये मामला क्या था। ये तमाम चीज़ें आपके सामने बग़ैर किसी फ़िल्टर के मैं आपके सामने रखूँगा। तकरीबन 744 घंटे मुझे अजियत में रखने के बाद जब मैं अपने घर आया हूँ तो मैंने देखा है कि कई तरह की फ़ेक न्यूज़ हमारे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी। तो आज मैं आपके सामने वन बाय वन तमाम वैसी चीज़ें रखूँगा कि इस 31 दिनों में मेरे साथ हुआ क्या। नाज़रीन किराम, NA 129 का इलेक्शन था और उस इलेक्शन में हमने कवरेज की। इलेक्शन की कवरेज में हमने डिफरेंट जगह जाके पोलिंग स्टेशंस पर जाकर हमने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट की, हमने फॉर्म 45 इकट्ठे करना शुरू किए, और उसके बाद हमें ख़बर मिली कि PTI के कुछ लोगों को मारा गया। हम NA 129 की उस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे कवरेज करते हैं, तो वो बताते हैं कि हमें बाकायदा तौर पे मारा गया और मार के वोट्स को जलाया गया। मैं उस वक्त उन साहब की रिकॉर्डिंग करता हूँ, और रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास कोई प्रूफ है कि ये वोट नून लीग के जो कारिंदे हैं वो जलाए हैं उन्होंने कहा बिल्कुल है और हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम आरओ दफ्तर जाते हैं तो हमारे पास वो वीडियो जो थी वो व्हाट्सएप होती है जो मोबाइल में मेरे आती है, उसमें बाकायदा तौर पे देखा जा सकता था कि नून लीग के जो वोटर्स थे, जो NA 129 में इलेक्शन हुआ था, वो प्रॉपरली PTI के वोट जला रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो वो वीडियो और तकरीबन कई ऐसी चीज़ें थी जो मैं सबूत के तौर पर लेके आरओ दफ्तर मैं अपनी ज़िम्मेदारी के तहत जाने की कोशिश करता हूँ। ये बात वहाँ पर उस वक्त रात के तकरीबन कोई 8:30 बज रहे थे, 8 साढ़े 8 हो रहे थे उस वक्त, मुझे इस वक्त अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उस वक्त जब मैं पहुँचता हूँ तो हमारे साथ सहाफ़ी ज़ईम लगारी भी होते हैं, वहाँ पर शाकिर अमान भी होते हैं, वहाँ पर हमारे भाई जो मेरे साथ गिरफ़्तार हुए राय गुलाम अली भी होते हैं। अब हम सारे सहाफ़ी वहाँ पर खड़े होते हैं तो PTI कैंडिडेट अरसलान अहमद वहाँ पर नाके पर आते हैं।
नाके पर जैसे ही वो आते हैं तो हमें पता लगता है कि जनाब आला इनको आगे जाने ही नहीं दिया जा रहा। हम दरियाफ्त करते हैं कि अरसलान भाई आपको आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। तो वो कहते हैं कि जी मैं पहले एक जगह पर गया, फिर दूसरी जगह पे, पर तीसरी जगह पे, लेकिन मुझे वो बोल रहे हैं कि 4 नंबर गेट पे जाएं आप। और वो 4 नंबर गेट पे जाने के लिए जो रास्ते तमाम थे वो सारे ब्लॉक कर दिए गए थे। मैंने अरसलान साहब को कहा कि मैं खुद भी आर ओ दफ्तर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आर ओ दफ्तर जाके ये जो प्रूफ्स है मेरे पास ये मैं आर ओ साहब को देकर आऊँगा कि इस वक्त इलेक्शन में कितनी बड़ी धांधली हो रही है। बतौर एक सहाफ़ी मैंने एक पोलिंग एजेंट से रब्ता किया और मैंने कहा कि आप मेरे साथ आएँ और मैं ये तमाम सबूत आर ओ साहब को दूँगा। उन्होंने मुझे ये बात की कि आप ये सेंड मुझे कर दें, लेकिन यकीनन तौर पर उस वक्त मुझे किसी पे यकीन नहीं था, मुझे अपनी सिक्योरिटी भी देखनी थी और मैंने कहा कि मैं खुद मिल के ये दूंगा। मैंने किसी को ही नहीं बताया था कि ये जो सबूत थे ये मेरे पास क्या है। ये मैंने आपके सामने अब बता रहा हूँ कि ये सबूत थे कि प्रॉपरली वो जो वोट थे वो जलाए जा रहे थे। अब जब हम आर ओ दफ्तर के बाहर पहुँचते हैं तो वहाँ पर अरसलान अहमद पैदल चल रहे होते हैं। अरसलान मुझे देखते हैं, वो कहते हैं कि आप आर ओ दफ्तर ही जा रहे हैं। मैंने कहा जी मैं आर ओ दफ्तर जा रहा हूँ। तो वो और उनके वकील कहते हैं कि आप हमें भी ले जाएं क्योंकि वो उस वक्त पैदल होते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि जी आप प्लीज़ आ जाएं मेरे सामने। ज़ाहिरी बात है आपसे अगर कोई लिफ्ट मांगेगा तो ये इखलाकी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको दें अगर आप उस हैसियत में हों। और ये ईमान का भी तकाज़ा है कि अगर आप उस हालत में हैं कि आप दूसरे मुसलमान की मदद कर सकते हैं और आप ना करें तो आप आलिम हो सकते हैं, इबादत गुजार हो सकते हैं, आप मोमिन नहीं हो सकते। तो यकीनन तौर पर मैंने अरसलान साहब को अपनी बाइक पर बिठाया और बाइक पर बिठाकर फिर मैं आर ओ दफ्तर के बाहर पहुंच गया। जब मैं आर ओ दफ्तर के बाहर पहुंचा हूं तो अरसलान अहमद साहब उतरे और उतर के बाद मैं भी चलना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर इनको रोक लिया गया। मैंने फिर अरसलान साहब को देखते हुए ये कहा था कि चलें ये मेरे साथ बैठे हुए हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। और मैंने अरसलान साहब को कहा कि आप कैंडिडेट हैं, आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, आपने मुझे सिक्योर करना है और मैंने आपको सिक्योर करना है क्योंकि हालात से आप वाकिफ़ हैं। बहरहाल मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ कि इनको रोका जा रहा है। 4 नंबर गेट पर बोला गया था कि आप जाएँ, अब जबकि ये 4 नंबर गेट पर आगे इनको रोका जा रहा है। ये मेरा फ़र्ज़ था, सहाफ़ती फ़र्ज़ था, मैंने निभाया। उसके बाद तकरीबन कोई 6 से 7 पुलिस अफसर मुझे पकड़ लेते हैं, जिनमें से एक SHO ज़का होता है और एक होता है SHO रज़ा। कई SHO SPs वहाँ पर मौजूद होते हैं। SHO ज़का जो होता है वो आवाज़ लगाता है इनू फाड़े, तो वहाँ पर तमाम जो लोग थे वो मुझे पकड़ के, सिविल वर्दियों में होते हैं लोग, वो मुझे पकड़ के लेके जाना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि सामने अरसलान अहमद साहब होते हैं PTI कैंडिडेट, तो मुझे पता होता है कि इनको एक शील्ड हासिल है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो मैं इनको आवाज़ देता हूँ कि जी मेरे मोबाइल फ़ोन्स और मेरा बैग आप पकड़ लें। लेकिन उस वक्त क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि मेरी जो आवाज़ की जसारत है वो बहुत बुलंद है, मैं बुलंद आवाज़ में कहता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी बात में उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने ये बात नहीं सुनी। बहरहाल मुझे फिर एक डाले में बिठा लिया जाता है। डाले में बिठाने के बाद जो SHO ज़का होते हैं वो मुझे कहते हैं क्या आपने मुझे पहचाना? तो मैं कहता हूँ जी मैंने आपको नहीं पहचाना। तो कहता तू मैंने नहीं पहचाने? ये सेम अल्फाज थे उनके। मैं उनको कहता हूँ कि जी मैंने नहीं पहचाना। तो वो कहता है कि तेन याद नहीं कि तू मेरे काने जलसे विच की किया सी। फिर मुझे वो बताते हैं कि आपने मेरे साथ क्या बदतमीज़ी की थी, क्या नहीं किया था। एक्चुअली हुआ ये था कि काने जलसे में SHO ज़का साहब औरतों को धक्के दे रहे थे। तो मैंने जाके उनको अर्ज़ की थी कि जी आप पे तो ये फ़र्ज़ भी नहीं करता, सूट भी नहीं करता, आप मर्द हजरात हो के औरतों की जगह पे आके औरतों को धक्के दे रहे हैं। ये बहुत पुरानी बात है, जब लाहौर काना जलसा हुआ था। इस पे SHO ज़का साहब जो होते हैं उस वक्त ज़ाहिरी बात है PTI का जलसा था, मेरे सवाल पे वो मुझे नहीं पता था कि वो खार रख लेते हैं मुझसे। बहरहाल मैंने तो सवाल किया था और मैं सवाल आगे भी करता रहूँगा। तो इस सवाल की पदाश ना लाते हुए वो अपने भाई SHO रज़ा को कहते हैं कि यार एनू तुनो। बहरहाल SHO रज़ा साहब अपने एक बड़े करीबी बंदे इमरान अवान को मेरे पास भेजते हैं। इमरान अवान जब मेरे पास आता है तो उससे पहले मुझसे बड़ा अच्छा ट्रीट हो रहा था। पुलिस वाले आप जनाब करके बात कर रहे थे, तहजीब का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा था। लेकिन जब इमरान अवान आते हैं तो वो सीधा मुझ पे ज़दकोब करना शुरू करते थे। और उसके बाद जितने वहाँ पे पुलिस वाले जो उस वक्त तक मुहज़्ज़िब बन रहे थे मुझसे और ये दावा कर रहे थे कि हम तो PTI के साथ हैं, हम तो आज़ादी के साथ हैं, वो सब भी यकीनन तौर पर लंगर में पूरा शरीक हो जाते हैं और मुझ पर ज़दकोब किया जाता है। तकरीबन मुझ पर 20 मिनट तक ज़दकोब किया जाता है, मुझे लिटा कर मारा जाता है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मुझे मार के वो थक जाते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ मेरा जुर्म क्या है। तो वो कहते हैं इमरान अवार साहब तेनों नहीं पता तेरा जुर्म की है? मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहते तू मरियम नवाज नू टिकटॉकर कह के नहीं बुलांदा? मैंने कहा कि ये आप हैं कौन, क्योंकि वो सिविल वर्दी में होते। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप नून लीग के कैंडिडेट हैं?
इसलिए मार पड़वा रहे हैं या कर क्या रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं ASI इमरान अवान हूँ। तो मैंने कहा जी आपको तो शोभा नहीं देता। मैं मरीम नवाज़ को टिकटॉकर कह रहा हूँ, मरीम नवाज़ मुझसे पूछें या उनकी पार्टी मुझसे पूछे, नून लीग के लोग तनकीद करें, ठीक है जायज़ है, मानते हैं उनकी पार्टी तनकीद करें। आप तो एक हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ पे आए हैं, आपने किसी पार्टी को नहीं देखना, आप क्यों मुझसे बात कर रहे हैं? तो उसके बाद तय जाता है कि जनाब मैं उनसे रुजू क्यों कर रहा हूँ। एक साहब कहते हैं कि जनाब आप मुझे देखें मत, मतलब कि पहले मेरा बोलना बुरा लग रहा होता है, फिर देखना बुरा लग रहा होता है। फिर उसके बाद मुझे बदतरीन तशद्दुद के बाद बिठा लिया जाता है। मुझसे डिमांड की जाती है आप अपने मोबाइल्स के पासवर्ड दें। मैं मना कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं बिल्कुल आपको मोबाइल के पासवर्ड नहीं दूंगा। आप अगर बताएं मेरा जुर्म क्या है, तो जुर्म अगर है मेरा तो आप मुझे ठीक है अदालती कानूनी रास्ता आप मुझे भेज दें वहाँ पर। लेकिन क्योंकि जुर्म अभी पता नहीं लग रहा होता है और उनको भी पता नहीं होता कि क्या जुर्म डालें, खैर तो उस वक्त तशद्दुद बंद होता है मुझ पर। और फिर उसके बाद मेरे जो भाई थे, मैं समझता हूँ कि जो ये भाई हैं इन्होंने मुझ पर ज़िंदगी भर का एहसान किया, ये मुझे ढूंढते हुए आते हैं। राय ग़ुलाम अली, राय ग़ुलाम अली को बाद में पकड़ा जाता है। राय ग़ुलाम अली वहाँ पर मुझे तलाश कर रहे होते हैं कि आगा सरवर बहुत देर से नज़र नहीं आ रहा, और सबको पता होता है, रहीम लगारी भी मुझे तलाश कर रहे होते हैं। राय ग़ुलाम अली जो होते हैं वो बैरियर क्रॉस करके उस डाले के करीब पहुंच जाते हैं वीडियो बनाने के लिए कि आगा शेख सरवर को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद राय ग़ुलाम अली को भी झपट्टा मारकर गिरफ्तार करके मेरे पास लेके आया जाता है। उनको मारा जाता है, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बदतरीन तशद्दुद का। और उस तशद्दुद में उनसे पूछा जाता है कि तू मामा लगना है। और फिर मज़ेदार जो सवाल उनसे किया जाता है, ये राय साहब खुद भी बताएंगे, कि उनसे बोला जाता है कि आज पूरे इलेक्शन कवरेज की? उन्होंने कहा जी बिल्कुल की। उन्हें बताया कि जी नून लीग की कवरेज की आपने? यही इमरान अवान पूछते हैं कि नून लीग की कवरेज क्यों नहीं की। अलबत्ता हमें ये जाहिर हो रहा था कि हमसे कोई ASI बात नहीं कर रहा, हमसे कोई पुलिस वाला बात नहीं कर रहा, कोई मुतअस्सिब, कोई तासुब निगार, कोई सियासी वर्कर बात कर रहा है। बहरहाल हम इसको बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद 8:30-9 बजे वो डाला चलता है और हमें चुंग थाने में लेके जाया जाता है। हमें वहाँ पर ले जाकर एक पहले हमारे तलाशी ली जाती है, हमारा बैग उनके पास जाया जाता है, जिस बैग में तमाम मेरे इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं, कैमरा पड़ा होता है, लैपटॉप पड़ा होता है, चीज़ें पड़ी होती हैं, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा कौमी शनाख्ती कार्ड पड़ा होता है। ये तमाम चीज़ें वो अपनी हिरासत में ले लेते हैं। मेरे फ़ोन थे 2 मोबाइल्स, वो दोनों रख लिए जाते हैं। राय साहब का एक फ़ोन था, वो भी रख लिया जाता है। और फिर हमें एक सर्द लॉकअप में, जिसके ज़मीन जो थी वो तर थी, गीली ज़मीन पर नवंबर की सर्दी में हमें बिठा दिया जाता है। हम ज़ाहिरी बात है, हम देखते हैं कि ना आसपास तकिया है, यहाँ तक कि चटाई जो थी वो भी फटी हुई चटाई थी और गीली चटाई थी, पानी पानी बिखरा हुआ था। और ये भी पता नहीं था कि पानी वो क्या था। अटैच उसके बाथरूम, जो लॉकअप में अमूमन तौर पे अटैच जो बाथरूम बने होते हैं, हम जाते हैं और वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। कई घंटे जब खड़े हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है, इंसान कहते हैं कि उसके अंदर यही आराम तलब होता है। तो फिर हम लोग बैठते हैं कहीं उस गीली ज़मीन पे, हम लोग पूरी रात अपनी गुजारते हैं। उस रात के बाद हमें 24 नवंबर को फिर बुलाया जाता है। इमरान अवान साहब आते हैं, हमसे इन्वेस्टिगेट शुरू होती है। यही सवाल राय साहब से सवाल किया जाता है कि आप नून लीग की कवरेज क्यों नहीं करते, और मुझसे सवाल ये होता है कि आप मरीम नवाज़ को टिकटॉकर कह के क्यों बुलाते। मुझे फिर इमरान अवान साहब कहते हैं आपने तौहीन मरीम नवाज़ की है, आप माफ़ी मांगे, आप माफ़ी मांगे। ये बार बार उनकी ये ज़बान पे होता है। जब हम उनसे इनकारी होते हैं और फिर हम पे तशद्दुद होता है। तशद्दुद होने के बाद हम उनसे कहते हैं कि जी आप किस तरह का कॉपरेट चाह रहे हैं हमसे। वो कहते हैं जी पासपोर्ट दिए जाएँ। ज़ाहिरी बात है, मैं आपके सामने ये नहीं कहूँगा कि मैं लोहे का बना हुआ हूँ और मुझे दर्द महसूस नहीं होता। यकीनन तौर पर वो मुश्किल वक्त है मेरे लिए और मैं उनको पासपोर्ट देता हूँ, मैं भी दे देता हूँ, राय साहब भी देते हैं। इसके बाद वो जो वीडियोस होती हैं वो उसके अंदर से डाटास निकालते हैं। डाटे निकालने के बाद जितने भी फॉर्म 45 थे, जितनी भी चीज़ें थी, उन सब को बाकायदा तौर पे मेरे सामने डिलीट किया जाता है। और अभी तक, क्योंकि 31 दिन मुझे हो गए, वो मुझे चीज़ें नहीं मिली हैं। वो तमाम चीज़ें अभी इमरान अवान ASI के पास हैं, जो इस वक्त SHO रज़ा के कहने पे ये सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पर उसके बाद 24 को हमें दोबारा लॉकअप में फेंक दिया जाता है। उस दिन हमें लॉकअप डिफरेंट मिलता है और वहाँ पे TLP के वर्कर्स भी मौजूद होते हैं। TLP के वर्कर्स हमें बताते हैं कि हम पे इंतहा का तशद्दुद हो रहा है। हमें वहाँ पर रखा जाता है और फिर उसके बाद 25 की सुबह तकरीबन 9 बजे, सुबह 9 बजे हमें इस्लामपुरा थाने भेज दिया जाता है।
इस्लामपुरा थाने में जब हमें बेचा जाता है तो फिर वहीं पर हम पर, क्योंकि जनाब आला आमरीत नंगी हो चुकी थी नाज़रीन किराम और बालिबास होने का दावेदार थी, इसलिए हम पे एक झूठे मुकदमे पर शफीकाबाद की एक पुरानी FIR जो PTI की थी उस पे हमें डालकर जनाब आला अगले दिन यानी 26 नवंबर को हमें भेज दिया जाता है। मंजर गिल की अदालत ATC में पेश किया जाता है। हमारे मुंह पे कपड़े होते हैं, काले कपड़े, और हमें पेश किया जाता है मंजर गिल साहब की अदालत में, और वहाँ पर हमें कोट लखपत जेल 7 दिन की शनाख्त कार्ड पे भेज दिया जाता है। कोट लखपत जेल जब हम जाते हैं तो हम बड़े परेशान होते हैं, लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि हमारी परेशानी से भी बड़ी परेशानी मियाँ महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी की थी, क्योंकि उस वक्त उमर सरफराज चीमा वहाँ पर मौजूद नहीं थे और वो उस वक्त हॉस्पिटल में थे। तो ये दोनों ही सिक्योरिटी वार्ड में बंद होते। 2 साल 3 साल होने वाले, 3 सालों से दोनों बाहिम्मत लोग हमें देखते हुए कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी। हम उनसे जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे सख्त तरीन सिक्योरिटी होती है और एक सख्त तरीन जेल इस वक्त PTI के लोग काट रहे हैं। बाकी सियासतदानों की आपने बातें सुनी होंगी कि बेडरूम्स मिले हुए हैं, बाथरूम लग्जरी है, लेकिन मियाँ महमूद रशीद एजाज चौधरी, मैं आपको ये बता दूं कि वो वाकई में सख्त तरीन जेल काट रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा उन पर सख्तियाँ होते हुए। वो इस वक्त जिस सख्ती में है मैं आपको बता भी नहीं सकता। हमारी उनसे इंट्रैक्शन होती है, हमें मुलायजा पे लेके जाया जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं, और फिर उसके बाद शनाख्त प्लेट पे 7 दिन में हमें चोरों, डकैतों और जो नशा आवर लोग होते हैं उनके साथ बंद कर दिया जाता है। हम यहाँ पे मुतालबा करते हैं कि हम सियासी वर्कर हैं, सियासी कहती हैं, आप हमें अलहदा कर दें इनसे। शनाख्त प्लेट पे बंद हैं, आप हमें अलहदा करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें इनके साथ तो ना रखें। वो तमाम लोग ऐसे थे। तो वो कहते हैं जी हमें ऊपर से प्रेशर है। ये समझ नहीं आता कि ये ऊपर से प्रेशर कौन दे रहा है। बाद में हमें शनाख्त होती है, हमारी शनाख्त हो जाती है, और ग़ालिबन मैं कहता हूँ मौज़ाती तौर पर जनाब हमें वो पहचान भी लेते हैं, और फिर उसके बाद मुलज़िम बना के दोबारा मंजर गिल की अदालत में हम पेश किया जाता है, जहाँ पे हमारा 10 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया जाता है। 10 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद हमें दोबारा जेल भेजा जाता है जुडिशल करके जब भेजा जाता है तो हम दोबारा डिप्टी कामरान जो कोट लखपत के हैं उनसे ये बात करते हैं कि सर, पिछली मरतबा हमें चोर डकैतों के साथ रखा गया था, हमारी गुजारिश है आपसे कि खुदारा इस मरतबा हमें सियासी वर्कर्स के साथ रखिएगा या फिर हमें अलहदा कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इस वक्त खदशा है, हम सियासी वर्कर हैं, अगर हमें कुछ भी हो जाए तो क्या होगा। डिप्टी कामरान साहब हमें ही समझाने लग जाते हैं कि ये हमारा एहसान है कि हमने आपको कम से कम साथ तो रखा हुआ है। यहाँ पर डिप्टी कामरान साहब हमें बैरक में जहाँ पर बैठते हैं वो सिक्योरिटी बैरक होती है, जहाँ पर नशई, 302 के मुलजिम और वो लोग जो इस मुल्क के बदतरीन आप कह लें कि कातिल और बड़े मुजरिम हैं, उनके साथ हमें बिठा दिया जाता है। और जिन मुजरिमों के साथ हमें रखा जाता है, कोट लखपत पे उनकी स्पेशल तस्वीरें लगी हुई होती हैं स्टार्टिंग में कि ये ख़तरनाक तरीन मुजरिम है, वहाँ पर हमें उनके साथ बंद कर दिया जाता है। हम वहाँ पर जाकर 2 दिन की भूख हड़ताल भी करते हैं, मैं और राय गुलाम अली, और ये डिमांड करते हैं कि जनाब हमें आप यहाँ पर बंद ना करें, हमें सियासी वर्कर के साथ बंद करें, ना तो सही हमें कोई ऐसी चेकिंग में बंद कर दीजिए जहाँ पे कम से कम ये जो नशा आवर लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद ना हो। इसके बाद होता ये है कि नशा आवर लोगों से हमें उठाकर फिर हमें बंद कर दिया जाता है 302 के मुलज़िमों के साथ। और सारी रात मैं आपको बता दूं कि जुडिशल होने के बाद ये 8 दिन जो मेरे थे ये सख्त तरीन दिन थे। हमें खदशा होता था कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमें जानलेवा धमकियाँ मिलती थी कि आपको अब मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुलाकात पे जब फैमिलीज़ आती थी हम फैमिली को हौसला देते थे, लेकिन यकीन जानिए ये बड़ा मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त के बाद हमारी ज़मानतों पे जब बात आती है तो मंजर गिल की अदालत में हम लोग जाते हैं और मचलकों की बारी में हमें फिर तरसाया जाता है। मेरी फैमिली मुझे बताती है कि इंतहाई तवील वक्त उन्होंने लिया, मचलकों में कभी किधर किया, ये पूरी एक कहानी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैं इस वक्त यहाँ पर जाहिर नहीं करूँगा। बहरहाल इसके बाद हमारी ज़मानत होती है और जब हम आते हैं तो अभी तक हमारे पास हमारे सामान नहीं है, और पुलिस इस बात की दावेदार है कि हम किसी भी तरह से हम आपके सामान की हिफाजत नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सामान मौजूद ही नहीं है। भैया गिरफ्तार आपने किया, 2 दिन आपने अगवा किया, आपके पास हम रहे, हमारा सामान गया तो गया क्या, लेकिन कोई बात नहीं, ये तमाम चीज़ें हम सह लेंगे। मेरा कलम ज़मानत है आप लोगों की, और इंशाअल्लाह ताला आगा शेख सरवर जब तक ज़िंदा है ये आपको झूठ नहीं दिखाएगा। चाहे मुझे जितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़े, चाहे मुझे इतनी मार खानी पड़े, मैं कभी भी अपनी कौम को झूठ नहीं दिखाऊंगा। सच बोलूँगा, सच दिखाऊंगा
और हुसैन के इनकार की तरह डट जाऊंगा। इसमें आपने ये बात भी समझनी है कि अभी तक मुझे और राय गुलाम अली को जिस झूठी एफआईआर में डाला हुआ था, अभी तक वो केस चलेगा और 29 तारीख को दोबारा मुझे मंजर गिल की अदालत में पेश किया जाएगा। हम लोग वहां पर भी जाएंगे, बात भी करेंगे, लेकिन इससे क्या हम लोग झुक जाएंगे? नहीं झुकेंगे। और आखिर में आपको यही कहूंगा कि तौहीन मलका आलिया जारी रहेगी, तौहीन बादशाह सलामत जारी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप लोगों का दोबारा बहुत शुक्रिया।